शांति का नाम वैसे तो शांति था, लेकिन ना उसकी जिंदगी में शांति थी और ना वो किसी दूसरे की जिंदगी में शांति रहने देती थी। जब देखो जहां देखो अपनी टांग अड़ाना और दूसरों की सुकून भरी जिंदगी में बेचैनी लाना, ये शांति का सबसे बड़ा शौक था। ऐसा नहीं था कि वो अपने घर में अकेली रहती थी। उसका पति था और अच्छी खासी सास भी थी। सास जानती थी कि उसकी बहू शांति का नेचर कैसा है, लेकिन क्या करती, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को बदल नहीं सकता ना। शांति के आजू बाजू में जितने भी घर थे, सब घरों में सास बहू रहा करती थी, यानी कि जॉइंट फैमिली। लेकिन शांति की वजह से उनके घर में भी बहुत ज्यादा अशांति मची हुई थी। शांति सुबह सुबह निकल पड़ी मोहल्ले में बातें बनाने के लिए और जा पहुंची पड़ोस वाले वर्मा जी के घर। मिसेस वर्मा की बहू पूजा बहुत ख्याल रखती थी अपने ससुराल वालों का। अरे पूजा, क्या कर रही हो? क्या बताऊं शांति भाभी, आज वो काम वाली नहीं आई ना घर में, इसलिए बस सुबह से सफाई करने में लगी हुई थी। अरे काम वाली आई नहीं, या फिर तुम्हारी सास ने उसको आने नहीं दिया? अरे नहीं शांति भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी ना, मम्मी जी भला ऐसा क्यों करेंगी? अरे पूजा, तू भी ना इस तरह अपनी सास पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। ये सास लोग ना बड़ी चालाक होती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। कुछ ना कुछ कह दिया होगा तुम्हारी काम वाली से। नहीं शांति भाभी, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक बात बताओ, जो काम वाली तुम्हारे घर आती है वो हमारे घर आती है, तो वो फिर आज हमारे घर कैसे आ गई? ये आप क्या कह रही हैं? वो आपके घर काम पे आई थी? नहीं तो क्या, मैं क्या ऐसी बातें बना रही हूँ और सुबह सुबह इतना फ्री घूम रही हूँ? अगर नहीं आई होती तो तुम मेरी सास को जानती हो ना, मुझे सुबह सवेरे बर्तन साफ करने में लगा दिया होता। इतना कहकर शांति तो वहां से निकल लेती है, लेकिन पूजा पहुंच जाती है अपनी सास के पास। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आपने आज काम वाली को काम पर क्यों नहीं आने दिया? अरे कैसी बात करती है बेटा, उसने मुझसे छुट्टी मांगी थी। अच्छा मम्मी जी, अब आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। बाजू वाली शांति भाभी के घर में तो काम वाली बाई आई है और हम दोनों के घर में एक ही काम वाली आती है ना। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन वो कल उनके यहाँ पर छुट्टी करने वाली है और उसे 2 दिन का कोई काम था। उसने कहा एक दिन हमारे यहाँ छुट्टी करेगी और एक दिन शांति की यहाँ। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, आपने ना अच्छा नहीं किया। जानती हैं सुबह से कितना थक गई हूँ मैं काम कर करके। पूजा की सास ने पूजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार, क्योंकि पूजा तो अब शांति की बातों में आ चुकी थी। वैसे पूजा की सास समझ गई थी कि ये भड़काने वाला काम किसने किया होगा, लेकिन फिर भी वो चुप थी। जैसे ही शांति अपने घर पहुंची, शांति की सास की एक सहेली पीछे पीछे घर आ गई। अरे आओ आओ निर्मला बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। हाँ, इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। और तुम्हारी बहू कैसी है? आंटी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आते रहा करिए ना, मम्मी जी आपको बहुत याद करती हैं। हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर जरूर। तुम बताओ, ठीक हो ना? हाँ आंटी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात कहूँ शांति बेटा, शादी को 2 साल हो गए, अब अपने बच्चे के बारे में सोचो। देखो भाई, ज्यादा गैप रखने से ना बाद में परेशानी आती है। मैंने तो कितनी बार इसे और अपने बेटे को भी समझाया कि भाई एक बच्चा पैदा कर लो, बच्चा आएगा तो घर में रौनक आएगी। अब हाँ आंटी जी, जरूर, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। कुछ देर बाद सास की सहेली के जाने के बाद, मम्मी जी, आपको नहीं लगता आपकी जो सहेली आई थी वो हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही घुस रही थी? क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने बच्चे के लिए ही तो कहा ना, वो तो सब कहते ही है। अरे 2 साल हो गए हैं ना तुम्हारी शादी को। मम्मी जी, मुझे लगता है कि ये मेरा और मेरे पति का फैसला है और इसमें किसी तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। और वैसे भी कोई मेरी लाइफ के बारे में जरा सा कुछ भी बोलता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
अगर ऐसी बात है बेटा, तो फिर तुम क्यों दूसरों के घरों में जाकर उन्हें सलाह देती फिरती हो? मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन आप ख्याल रखिएगा, अगर दोबारा मुझे किसी ने बच्चे के लिए टोका ना तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। शांति की हरकतों की वजह से पूरे मोहल्ले में अच्छा खासा अशांत माहौल पैदा हो जाता था। कई साल बीत गए। शांति अब एक बच्चे की मां बन चुकी थी और उसका बेटा पूरे 25 साल का हो चुका था। अब शांति अपने बेटे राहुल के लिए एक बहू की तलाश कर रही थी और एक दिन उर्मिला नाम की एक औरत अपनी बेटी का रिश्ता लेकर शांति के पास पहुंचती है। नमस्ते बहन जी, ये मेरी बेटी सीमा की तस्वीर है, आप देख लीजिए। भाई मुझे तो आपका घर बार लड़का सब पसंद है। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे राहुल के साथ हो जाए। हाँ, आपकी बेटी दिखने में तो ठीक ठाक है। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप ना अपनी बेटी के लिए कोई कम हाइट वाला लड़का ढूंढिए। अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लोगों को ना अक्सर मेरी सलाह अच्छी नहीं लगती। अरे मेरे बेटे राहुल की ना लंबाई बहुत अच्छी है और आपकी बेटी थोड़ी छोटी है। दोनों की जोड़ी तो वैसे ही अच्छी नहीं लगने वाली। अगर आपको मेरी लड़की पसंद नहीं है तो सीधे सीधे कह दीजिए ना। इस तरह उसकी हाइट के बारे में क्यों कुछ बोल रही हैं? अरे मुफ्त की सलाह दे रही हूँ। और वैसे भी आपकी बेटी की फोटो देख के पता चल रहा है कि बहुत घरेलू टाइप की होगी। इसके लिए ना कोई सीधा सादा भाई साहब टाइप का लड़का ढूंढिए, वही सही रहेगा। देखिए बहन जी, अपनी सलाह आप अपने पास ही रखिए, आगे चलकर आपके ही काम आएगी। बहुत सुना था मैंने आपके बारे में कि आपकी उल्टी सीधी सलाह के चलते आसपास के लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन आज तो सामने सामने देख भी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, चलती हूँ मैं। अच्छा सुनिए, यहाँ से ना ऑटो बहुत महंगा मिलता है, पैदल निकल जाइएगा, पैसे बचेंगे आपके। आपको बहुत मजा आता है ना लोगों को सलाह देने में। भगवान करे आपके बेटे को ऐसी बहू मिले जो आपसे भी बड़ी सलाहकार हो, फिर बात करेंगे हम बहन जी। ऐसा कहकर उर्मिला वहां से चली जाती है और शांति मुस्कुराने लगती है। और फिर एक दिन, मम्मी क्या बात है, आसपास के सब लोग मुझे भी कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी को तो सबको सलाह देने की आदत पड़ गई है। आदत क्या पड़ गई है? अरे भाई, मैं सलाह देती हूँ और दिल खोल कर ये बात कहती हूँ, उसमें परेशानी क्या है भला? मम्मी, उस दिन मैंने देखा था वो उर्मिला नाम की जो आंटी आई थी, आपने उन्हें भी बहुत कुछ कह दिया था। अरे ऐसा भी क्या कह दिया? एक तो उसकी बेटी नाटी, ऊपर से नाराज हो गई। अरे अब लंबाई कम थी तो कम थी, और कितनी घरेलू दिख रही थी वो। मम्मी, मुझे आप ये बताइए कि आखिर आपको कैसी बहू चाहिए? क्या ढूंढ रही हैं आप मेरी होने वाली बीवी में? मुझे ना एकदम सोशल बहू चाहिए, अपनी जैसी, एकदम सोशल। सब लोगों से मिले, बात करे, उनकी जिंदगी के बारे में जाने। ठीक है मम्मी, जैसा आपको सही लगे। और फिर शांति देवी राहुल के लिए एक लड़की का रिश्ता ढूंढ कर लाती है। उसका नाम था सीमा। सीमा की शादी राहुल के साथ हो जाती है, लेकिन सीमा को तो पता ही नहीं था कि आखिर उसकी सीमा क्या है। वो तो शांति देवी की भी माँ निकली और चल पड़ी सलाह देने, वो भी शांति देवी को। अरे मम्मी जी, ये आपने इतने चटक रंग की साड़ी क्यों पहनी हुई है? अरे क्यों बहू, इसमें क्या परेशानी है? अरे मम्मी जी, इस उम्र में इतने चटकीले रंग अच्छे नहीं लगते। आपको ना थोड़े हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। देखो बहू, मुझे मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कुछ भी करो, लेकिन ये मत करना। लेकिन मम्मी जी, ये साड़ी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, सच्ची। अरे फिर से कहा, जाओ यहां से। अगले दिन, अरे मम्मी जी, ये क्या पनीर की सब्जी खा रही हैं आप? हाँ तो इसमें कौन सा जहर मिला है? अरे जहर तो नहीं है, लेकिन कितनी ऑयली सब्जी है। इस उम्र में ना थोड़ा दलिया खिचड़ी खाया करिए, ये सब आपके लिए ठीक नहीं। लाइए, हटाइए यहाँ से। और तुमसे किसी ने सलाह मांगी क्या? अरे मम्मी जी, मैं कौन सा आपसे सलाह देने के पैसे मांग रही हूँ। एक तो सही सही कह रही हूँ, आपको मानना नहीं है। देखिए, हटाइए ये सब्जी और ये लीजिए मूंग की दाल, खाइए आप।
सीमा बात बात पर शांति को टोक देती थी। इसकी वजह से शांति को अब बुरा लगने लगा था और अगले दिन मोहल्ले की रहने वाली जानकी देवी गुस्से में शांति के घर आती है। अरे शांति, कहाँ है तुम्हारी बहू? जरा बाहर तो बुलाओ उसे। अरे क्या हो गया? तूफान आ गया? आसमान फट गया? इतने गुस्से में क्यों हो आप? अरे जरा अपनी बहू को समझाओ। हमारे पति को जाने क्या क्या सलाह देकर आई है। सवेरे से घर के बाहर गड्ढा खोदने में लगे हैं। क्या गड्ढा? लेकिन गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? अरे तुम्हारी बहू ने कहा कि गीला कचरा जमीन के अंदर गाड़ दो, हरियाली बढ़ती है। तब से अपने घर के बाहर तो क्या, सबके घरों के बाहर गड्ढे खोद दिए हैं। तुम्हारी बहू को सलाह देने की कुछ ज्यादा ही आदत है क्या? हे भगवान, इसका मतलब हमारे घर के बाहर भी गड्ढा खोद दिया? तुम्हारे घर के बाहर तो सबसे बड़ा वाला गड्ढा है। मुबारक हो। मैंने सोचा था सबके साथ व्यवहार रखने वाली सोशल बहू लेकर आऊंगी, लेकिन ये तो मेरा ही सत्यानाश करने पर तुली है। सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है शांति। तुमने भी तो पूरे मोहल्ले को सताया हुआ था, इधर की उधर करके। अब भुगतो। सास शेर तो बहू सवा शेर। संगीता गांव में रहती और उसका बेटा बहू शहर में। शहर में दोनों नौकरी किया करते थे। बहू का घर मॉडर्न और अपने हिसाब से ही बनाया हुआ था। एक दिन संगीता उन लोगों के घर रहने जाती है। संगीता की बहू निक्की दरवाज़ा खोलती है। अरे माँ जी, आपने तो आने में बहुत देर लगा दी। हम दोनों का ही ऑफिस जाने का वक्त हो रहा था। संगीता घर के अंदर जाती है और सामने खड़े बेटे को देखती है। राहुल, तुम मुझे स्टेशन लेने नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इसलिए देर हो गई आने में। तभी निक्की बोल पड़ती है। अरे माँ, ये महानगर है, आपका गांव नहीं। जितने में आपको जाकर लाने जाते उतने में तो हम गांव ही आ जाते। अरे तू तो चुप ही रह, बड़ी आई। माँ हूँ मैं इसकी, और मैंने अपने बेटे को इस लायक तो बनाया ही है कि वो इतना तो अपनी माँ पर खर्च कर ही सके। चल, भूख लगी है मुझे, नहाने जा रही हूँ मैं। वैसे भी बहुत थक गई हूँ। अब माँ, मैंने और निक्की ने आपका नाश्ता और खाना बना कर रख दिया है, आप आराम से खा लेना। हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर दोनों घर से ऑफिस चले जाते हैं। बेचारी संगीता पूरे घर में अकेली बैठी खाना खाती है, तो उससे खाना खाया ही नहीं जाता। ओहो, एक तो अकेले खाओ और ऊपर से खाना भी ठंडा। चलो किचन में चलकर खुद ही कुछ बना लेती हूँ। संगीता किचन में जाती है, लेकिन उससे गैस नहीं जलती। हे भगवान, न जाने कौन कौन से नए तरीके के चूल्हे आ गए हैं। न जलाए जाते हैं, न समझ में आते हैं। ठंडा ही खा लेती हूँ। संगीता मन मारकर किसी तरह खाना खा लेती है और इसी तरह दिन ब दिन बीतते जाते हैं। एक दिन संगीता कहती है, बेटा, मैं घर में बोर हो जाती हूँ, कहीं घुमाने ले चलो ना। यहाँ तो कोई किसी से बात नहीं करता। देखिए माँ, यहाँ अगल बगल किसी से बात भी मत करना, क्या पता कौन कैसा हो। अरे बेटा, बाहर नहीं निकलूंगी तो जान पहचान कैसे होगी? अकेली क्या मैं दीवार से बात करूं? माँ, अब आपको हमारे घर में ही रहना है तो ऐसे ही रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। यहाँ सब घर के अंदर ही रहते हैं। संगीता बेचारी गांव में खुले घर आंगन में रहने वाली अब शहर के छोटे से घर में फंस जाती है। न कोई बात करने वाला, न बोलने वाला, खाना भी ठंडा और अकेले खाना पड़ता। एक दिन संगीता घर से बाहर जाती है तो उसे पड़ोस की एक महिला मिलती है। वो उससे बात करती है और दोनों दोस्त हो जाते हैं। एक दिन संगीता उस औरत के साथ घर में बैठी होती है कि तभी निक्की आ जाती है। अरे माँ जी, ये कौन है? ये मेरी सहेली है, पास के मकान में ही रहती है। अरे माँ जी, आपको जो मना करो वही आप क्यों करती हैं? आपको कितनी बार कहा कि यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे कैसी बहू हो तुम? कोई सास से ऐसे बात करता है भला? अरे वो तो छोड़ो, मेरे चले जाने का तो इंतजार कर लेती, मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रही हो। अरे चलिए चलिए, ये मेरी सास तो गांव की है, इन्हें क्या पता कि शहर में लोग कितने चालाक होते हैं। आप अपने घर जाइए। अरे बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? ये कितनी अच्छी महिला है और तुम्हें पता है? संगीता अपनी बात को पूरा करती उतने में ही पड़ोसन उसे कुछ भी कहने से मना कर देती है। पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और संगीता भी निक्की से बिना बात किए वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुबह निक्की अपने पति से कहती है,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए। राहुल ऑफिस चला जाता है। अचानक शाम को निक्की की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। निक्की को जब होश आता है तो पूरा परिवार उसके सामने खड़ा होता है और साथ ही वो पड़ोसन भी जिसे निक्की ने घर से निकाला था। अरे मुझे क्या हुआ था? तुम्हें अटैक आ गया था निक्की। ये तो अच्छा है कि वक्त रहते माँ ने पड़ोस की डॉक्टर आंटी को बुला लिया, वरना बहुत बुरा भी हो सकता था। शुक्रिया आंटी। हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देखो बेटा, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, इसमें शहर और गांव नहीं देखा जाता। और तुम्हारी सास भले ही गांव की महिला हैं, लेकिन इनकी समझदारी कई शहरी औरतों से भी अधिक है। निक्की उनकी बात सुनकर शर्मिंदा होती है और अपने किए की एक बार फिर से माफ़ी मांगती है। राजेश अपनी पत्नी लता, बेटे सुनील और बहू आशा के साथ शास्त्री नगर में रहता था। आशा अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। एक दिन, बहू, मेरी ये छड़ी टूट गई है, चलने में बड़ी परेशानी होती है, तू सुनील से कहकर नई छड़ी बनवा देना। सासू माँ, एक तो इतने खर्चे होते हैं और ऊपर से आपकी ये छड़ी खरीदने निकलेंगे तो 1-1.5 हज़ार से तो कम की तो आएगी नहीं। और वैसे भी आपको कहीं आना जाना तो होता नहीं, इस टूटी हुई छड़ी से ही काम चला लीजिए, इसकी मरम्मत करवा देते हैं। आशा वहाँ से चली जाती है। तभी उनके पति राजेश जी वहाँ आ जाते हैं। तुम क्यों झूठी उम्मीद बांधती हो अपनी बहू से? लता, इतने सालों में इसने कभी भी हमारा सम्मान नहीं किया, आज क्या करेगी? तभी वहाँ उनका पोता रोहित आ जाता है। दादी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या बेटा? आपकी पुरानी छड़ी टूट गई थी ना, तो ये मैं अपनी कमाई से आपके लिए छड़ी लेकर आया हूँ। अब आप ये पुरानी छड़ी छोड़िए और ये वाली छड़ी हाथ में पकड़िए और ठाठ से चलिए। राजेश जी और लता जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं कि कम से कम उनका पोता तो उनका सम्मान करता है। एक दिन सुनील अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, आपने हमारा पुराना वाला घर अभी तक क्यों रखा है? मैंने कितनी बार कहा है कि हमें वो घर बेच देना चाहिए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। मैं भी तो कितनी बार कह चुका हूँ कि वो घर मेरे जीते जी नहीं बिक सकता, वो हमारा पुश्तैनी घर है। ओफो पिताजी, कब तक इन पुश्तैनी घर को संभाल के रखेंगे? अब छोड़ भी दीजिए मोह माया, आपके पूजा पाठ के दिन है, कहाँ आप एक घर के मोह में लगे हुए हैं। घर का मोह नहीं है बेटा, कुछ चंद यादें हैं, उनका मोह है, पर तुम ये बात नहीं समझोगे। आपसे तो बात करना ही बेकार है। लता जी और राजेश जी अपने बहू बेटे के इस दुर्व्यवहार से बहुत दुखी होते हैं। उनके बहू बेटे उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते थे। एक दिन जब रोहित घर आया तो देखता है कि उसकी माँ आशा अपनी सास को भला बुरा कह रही होती है। हाँ, आप दोनों ने तो हद कर रखी है, बस हर वक्त कोई ना कोई मांग रहती है आपकी। अरे बहू, मैंने तो बस इतना ही कहा कि तेरे ससुर जी को ठंडे पानी से नहाने में तकलीफ होती है, तो इनके लिए गर्म पानी कर दिया कर। अगर मेरे हाथ पांव चल रहे होते ना तो मैं ही कर देती, तुझसे ना कहती। हाथ पांव तो अभी भी चलते हैं सासू माँ आपके, बस आप चलाती नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि ये सब नाटक है आपका, ताकि सारा काम मुझे ही करना पड़े। आशा वहां से चली जाती है और रोहित अपनी दादी के साथ इतना दुर्व्यवहार होता देख गुस्से से तिल मिला जाता है। वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है। माँ, ये तुम किस तरह से दादी से बात करती हो? अरे तुझे नहीं पता बेटा, उनके तो 50 नाटक रहते हैं। खैर तू ये सब छोड़, मुझे तुझसे एक बात करनी है, और वो भी खुशखबरी वाली। कैसी खुशखबरी माँ? अरे तेरे पिताजी ने अपनी दोस्त की बेटी मेघा से तेरा रिश्ता तय कर दिया है। क्या मेघा से? माँ, पर
हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेघा से शादी का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। अरे नहीं सोचा तो अब सोच लेना। रोहित और मेघा बाहर एक दूसरे से मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं। मेघा, मुझे पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, पर मैं तुम्हें एक बात अभी से बता देना चाहता हूँ। क्या रोहित? यही कि मेरी माँ एक अच्छी सास नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक अच्छी बहू नहीं है। पर रोहित, आंटी को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो तो बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। वो स्वभाव पता नहीं मेरे दादा दादी जी के लिए क्यों नहीं दिखता। उन्हें तो वो हर वक्त बुरा भला ही कहती रहती है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें ये पता चले कि वो ये बहुत गलत कर रही है। मैंने कुछ सोचा है जिससे माँ सही रास्ते पर आ सकती है। मेघा, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी रोहित, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेघा और रोहित दोनों की शादी हो जाती है और मेघा अब आशा की बहू बनकर उनके घर आती है। बहू, ये देख, मैंने तेरे लिए ये हार बनवाया है। ये भी कोई हार है? मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे डायमंड नेकलेस देंगी, पर ये क्या सस्ता सा हार पकड़ा दिया आपने मुझे। आशा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो मेघा पर बरस पड़ती है। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। मम्मी जी, मैं भी आपकी बहू हूँ, आप भी मुझे ये धमकी मत दीजिए। मेरे पिताजी वकील हैं, अगर आपने मुझ पर कोई भी अत्याचार किया ना, बस एक ही बारी में अंदर करवा दूंगी। हाँ। मेघा रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लता जी और रमेश जी देखते रह जाते हैं। मेघा कैसे अपनी सास को उन्हीं की भाषा में उनकी गलती का एहसास दिलाती है, जानने के लिए देखिए जैसे को तैसा पार्ट 2। कहानी एक ऐसे घर से जहां शादी का माहौल है, लेकिन टेंशन और शांति इतनी कि शादी का घर किसी जंग के मैदान जैसा दिख रहा था। अरे जैसा मर्जी डेकोरेशन कर दो, पैसों की चिंता मत करो। इतना पैसा जब लड़के वालों को दे दिया तो फूल वालों को देने में मुझे क्या दिक्कत है? अरे धीरे बोलो ना, साफ लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे तुम तो चुप ही रहो, एक बेटी संभाल नहीं पाई। सारा दिन मैं काम पर जाता था, सोचता था घर पर बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैडम को तो अपनी किटी और फैशन से फुर्सत मिले तब ना। माँ चुपचाप वहां से चली जाती है। समझ में नहीं आता कि आखिर शर्मा खानदान में हो क्या रहा है। कल तक चिड़िया सी फुदकने वाली शीना की शादी यूं अचानक एक मोटे काले लड़के से क्यों हो रही है? शीना कमरे में हाथ में गुड़िया लिए बोलती है, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तुम तो सब जानती हो। साहिल मेरे लिए भगवान है, अब जब वो ही नहीं मिला तो फिर कोई भी हो, जिंदगी ही तो जीनी है, जी लेंगे। बाहर शीना की बुआ किसी से बात करती है। अरे मोटा नहीं, उसे तो खाते पीते घर का कहते हैं। अब ओबेरॉय का नाम भी किसी को बताने वाली बात है। उनका इकलौता लड़का तो करोड़ों की सामी तो है ही। अरे हमारी शीना बिटिया तो रानी बनेगी, रानी। इन सब के बीच कहीं कोने पर शीना हाथ में मेहंदी सजाए बैठी थी और आंखों में आंसू सजाए। और वो समय भी आ जाता है जब शीना मंडप के नीचे हाथ में वरमाला लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी अफरा तफरी मच जाती है। कोई कहता है, अरे लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ गया। अरे अच्छी खासी थी, कैसे हो गया? अरे कहते हैं ना, किसी किसी लड़की के पैर अच्छे नहीं होते, हो सकता है कि मनहूस है ये लड़की। शीना पास खड़ी सब सुन रही थी। फिर शीना अपने कमरे में आ जाती है। शादी ये कहकर नहीं होती कि लड़की मनहूस है। अब लगातार शीना के लिए लड़के देखने आते, लेकिन आस पड़ोस या किसी के कहने पर शादी हर बार टूट जाती। लेकिन एक दिन, अंकल, मैं काफी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अरे बेटा, हिम्मत तो हमारी टूटी पड़ी है। वैसे कौन हो तुम? अब मेरा नाम साहिल है अंकल। मैं शीना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे अब तो किस जात के हो ये भी मायने नहीं रखता। बेटा, मेरी बेटी मनहूस है। ये सब कहते हैं कि इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही।
अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो ठीक है। शीना की शादी साहिल से हो जाती है। अगले दिन साहिल की माँ का देहांत हो जाता है और एक बार फिर लोग शीना को अपशकुनी कहने लगते हैं। अरे खा गई दीदी को ये। अरे क्या जरूरत थी साहिल किसी मनहूस को घर लाने की। पर बुआ, माँ की तो तबीयत पिछले कई साल से खराब थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। क्या पता ये भी उनका सौभाग्य हो कि वो बहू का मुंह देख पाई। अरे बहू का मुंह देख पाई या ये कह लो कि बहू का मुंह देखते ही स्वर्ग लोक सिधार गई। खैर हमें क्या, घर तुम्हारा है, हम तो चले। अब शीना को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं सच में वो अपशकुनी तो नहीं। साहिल, हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो अच्छा था। देखो ना कैसे पहले मेरी शादी टूटती थी और अब तुम्हारी माँ भी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता शीना, अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब तो ईश्वर के खेल हैं। वो शादी तुम्हारी इसलिए टूट गई क्योंकि तुमको मेरी पत्नी बनाना था। और माँ का जाना तो तय था। वो काफी बुजुर्ग थी, साथ ही एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाते। शीना साहिल की बात सुनकर तसल्ली कर लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन शीना, अरे ओ शीना। क्या हुआ? उफ, कहीं फिर मेरी वजह से कोई नुकसान? अरे नहीं नहीं शीना, तुम जानती हो जिस प्रॉपर्टी के केस को हम बरसों से लड़ रहे थे उस पर फैसला आ गया, वो भी हमारे हक में। अब हम करोड़पति हो गए शीना। शीना शांत रहती है। अरे क्या हुआ? करोड़ पत्नी बनकर तुमको खुशी नहीं हुई? शीना की आंखों में पानी आ जाता है। चलिए जी, कुछ तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में आकर आपके साथ। साहिल शीना को गले लगाकर कहता है, मेरी नई नौकरी भी तुम्हारे ही आने से लगी। ये प्रॉपर्टी का केस जीता, सब कुछ तो तुम्हारे आने के बाद ही हुआ। फिर तुम मनहूस कैसे? ये सुनकर शीना खुश हो जाती है। विकास ने शहर में नौकरी करते हुए और माता पिता की मर्जी से रुचि से शादी कर ली थी। दोनों खुशहाली से रहते थे। एक दिन, मेरे भाई सोनू ने 12th में टॉप किया है। सोच रहा हूं कि उसको यहीं बुला लूं। अच्छे से पढ़ेगा तभी तो अपने पैरों पर खड़ा होगा। वाह, मैं अपने भाई को भी यहीं बुलाने का सोच रही थी। उसकी भी कॉलेज की तैयारी हो जाएगी। विकास को बात जम जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों के छोटे भाई गांव से वहां आ जाते हैं रहने के लिए। अरे मेरा भाई आ गया, कब से रास्ता देख रही थी तेरा। रुचि अपने भाई को अंदर लेके चली जाती है और विकास के भाई को देखती तक नहीं है। खाना भी रुचि के भाई की पसंद का ही बनता है। शाम में खाने के टेबल पर दोनों का सफर कैसा रहा? भैया, शहर में कितने बड़े और ज्यादा रास्ते हैं, याद होने में समय लग जाएगा। अब गांव में कहाँ ऐसा माहौल मिलता है। मेरा भाई दीपक तो शुरू से हॉस्टल में ही रहा है, बहुत तेज है, एक ही बार में रास्ते जान गया होगा ये तो। सोनू को दीपक से खुद की तुलना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर दिनों दिन ये आम बात होती गई। एक दिन, आज काम वाली दीदी छुट्टी पर है और तुम्हारे भैया तो ऑफिस से ही खाना खाकर आएंगे। मैं दीपक को मॉल घुमाने ले जा रही हूँ, हम वहीं पर खाकर आएंगे, तो तुम अपने लिए कुछ भी बना लेना। भाभी, मैं भी चलता हूँ ना, मैंने कभी माल नहीं देखा। माल नहीं, मॉल होता है। देहातीपन कब छूटेगा तुम्हारा। और सब चले गए तो घर पे कौन रहेगा? आजकल कितनी चोरियां होने लगी है, पता नहीं है क्या? और दोनों चले जाते हैं। सोनू अपने खाने के लिए कुछ बनाने लगता है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। अरे, तू अकेला है घर में? अरे भैया, वो मेरा मन नहीं था। मेरी मीटिंग थी ना, वो कैंसिल हो गई। चल ना, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पर भैया, घर खाली कैसे छोड़ेंगे? कोई चोर आ गया तो? अरे हाई सोसाइटी है, यहाँ पे पक्की सिक्योरिटी होती है, गांव थोड़ी ना है सोनू। कुछ ही दिन में रुचि का बर्ताव सोनू के प्रति और सख्त होने लगता है। सोनू, आज मेरा सर दुख रहा है, तुम दीदी की किचन में थोड़ी मदद कर देना। तुम्हारे भैया की कुछ दोस्त खाने बनाने वाले हैं। पर भाभी,
मेरी कल प्रेजेंटेशन है कॉलेज में, आप दीपक से बोल दीजिए ना। दीपक की पढ़ाई कितनी कठिन है पता नहीं तुम्हें? पर भाभी वो तो बस फोन ही चला रहा है। देखो मेरे सर में ना पहले से ही दर्द है, तुम और दर्द मत दो, समझे? सीधे जाकर दीदी की मदद करो। नौकरानी ये सब देखती रहती है। सोनू पर तरस भी खाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। बेटा रहने दो, तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी। सोनू को काम वाली दीदी के बर्ताव से खुशी होती है और वो पढ़ाई करने चला जाता है। शाम को मेहमानों के सामने, ये मेरा भाई दीपक है, हमारे पूरे गांव में सबसे पढ़ा लिखा यही है। शुरू से हॉस्टल में रहा है हमारा दीपक। गांव का होने के बावजूद भी बहुत ही शहरी है। और ये है सोनू, विकास का भाई, गांव का है और गांव जैसी ही हरकतें भी करता रहता है। अरे तो क्या हुआ, इस बार के सेमेस्टर में अपने बैच में टॉप किया है सोनू ने। हमारा दीपक भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, पर उसके तो कभी ऐसे बखान नहीं किए। अरे कुछ भी कह लो, मेरा भाई मुझ पे गया है। सोनू ये लो, मेरी स्कूटी की चाबी तुम्हारे लिए, अब इससे कॉलेज जाना। वाह भैया, अब कॉलेज जाने में बहुत टाइम बच जाएगा। रुचि जल भून के राख हो जाती है मेहमानों के जाने के बाद। मिल गई शांति, हम लोगों को नीचा दिखाकर अब गाड़ी का रौब दिखाएगा ना तू दीपक पर। अरे पर भैया ने खुद ने ही। अरे उन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया। चलो निकालो चाबी, दीपक का कॉलेज दूर है, गाड़ी वही रखेगा। पर भाभी उसको तो बस लेने आती है और मुझे 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती है। चाबी दो, वापस नहीं बोलूंगी। काम वाली दीदी सब सुन रही होती है और इस बार वो अपने आप को रोक नहीं पाती। मेम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आप ना सोनू बेटे के साथ गलत कर रही हैं। अरे तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं इस घर को संभालने वाली, इतने महीनों से सब देखती आ रही हूं। तुम सब कुछ सिर्फ अपने भाई के लिए ही करती हो, जो दिन भर कुछ ही नहीं करता अपने फोन के गेम के अलावा। वहीं सोनू दिन भर पढ़ाई कर तुम लोगों का नाम रोशन कर रहा है और तुम फिर भी इसके साथ बुरा बर्ताव करती हो। अरे ये बेचारा सीधा साधा बच्चा है, कोई और इसकी जगह होता ना तो कब को भैया जी से बोल चुका होता। तभी विकास वहां आ जाता है। कौन क्या बोल चुका होता? कुछ नहीं, काम वाली दीदी शायद गुस्सा है। दीदी बताओ, पैसे ही बढ़ाने हैं ना, बताओ कितने बढ़ा दूं? दीदी बात मत पलटो और पैसे बढ़ाने का लालच मत दो। मेरा भाई नहीं है, पर होता तो सोनू जैसा ही मांगती। विकास भैया, आपके भाई के साथ बहुत गलत हो रहा है। चुप हो जाओ, वरना कल से ना काम पर मत आना तुम। मैं काम वाली दीदी हूं ना, मुझे सब दीदी बोलते हैं। अपने दीदी होने का धर्म निभा रही हूं मैम साहब, चाहे नौकरी चली जाए। विकास भैया, सोनू के साथ मैम साहब बहुत भेदभाव करती हैं और अब भी सोनू से गाड़ी की चाबी छीन रही थी। विकास परेशान होकर बैठ जाता है और कहता है, अगर सोनू से इतनी ही दिक्कत है तो मैं सोनू को कॉलेज के हॉस्टल में छोड़ दूंगा। मेरा भाई किसी के लिए परेशानी बने, ये मैं नहीं देख सकता। दीदी, आप हमारी सगी संबंधी नहीं हो, फिर भी आपने सोनू के बारे में इतना सोचा, जबकि मैं तो सोनू की भाभी हूं, फिर भी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। आप सिर्फ घर में सफाई नहीं करती हो, आपने मेरे मन का मेल भी साफ कर दिया है। आपने सिर्फ घर नहीं संभाला, आपने मेरे टूटे घर को संभाल लिया दीदी। रुचि सबसे माफी मांग लेती है और सोनू और दीपक को बराबरी से रखती है। शिक्षा, अपने ही घर में भेदभाव से रहने वाले कभी खुश नहीं रहते। एक घर में सबको बराबर से सम्मान और प्यार मिलना चाहिए,
तभी सब सुखी रह सकते हैं।